हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंशिएंट काल का फोर्थ पार्ट देखेंगे जो मुख्य है और काफ़ी अच्छा है री एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, लेकिन रिवीजन के नज़रिए से देखें तो बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम पर आराम से हम रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे तमिल ग्रंथ में जैनों की रचना मिलती है और दिगंबर साहित्य को वेदा कहा गया है और जिनकी संख्या 4 है तथा संस्कृत भाषा में है। तमिल ग्रंथ कुरल में देखें तो तमिल ग्रंथ है कुरल, जिसमें जैनों की रचना दिगंबर साहित्य को वेदा कहा गया और जिनकी संख्या 4 बताई गई है। धर्मेंद्र भारतीय साहित्य देखें तो उसमें पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र। उसके बाद अर्थशास्त्र तो सबको पता है, इसलिए मैंने सिर्फ अर्थशास्त्र का नाम लिया है। दूसरा देखेंगे कल्हड़ की राष्ट्रंगणी। प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा प्राप्त है और 1148 से 1150 तक पूर्ण शासक था जय सिंह जब ये पूरी हुई थी, और जैनुल आबिदीन तक इसको बढ़ाया गया था आगे। और 8 इसमें अध्याय हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण 8 अध्याय, 8000 श्लोक, आदिकाल से 1151 तक का इतिहास है। और जो इसमें अध्याय हैं उनको हम देखें तो उनके अलग अलग पार्ट हैं। 1, 2 और 3। 1, 2, 3 में तो प्राचीन से 7वीं शताब्दी तक की जनश्रुतियों पर आधारित है, और 4, 5, 6 8वीं और अतीत का वर्णन, कारकोट वंश, उत्पल वंश का इतिहास मिलता है 4, 5, 6 में। 8वीं शताब्दी की है, मतलब 8वीं शताब्दी तक का इतिहास मिलता है और अतीत का वर्णन मिलता है। अतीत के वर्णन में है कारकोट वंश, उत्पल वंश, इनका इतिहास। और जो 7, 8 है इसमें लाहौर वंश का इतिहास मिलता है। राष्ट्रंगणी के 8 अध्याय हैं, 8000 श्लोक है, आदिकाल से 1151 तक का इतिहास है। 1, 2, 3 में तो प्राचीन काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक है, जनश्रुतियों पर आधारित है। 4, 5, 6 जो है ये 8वीं शताब्दी की है, अतीत का वर्णन है, कारकोट वंश है, उत्पल वंश का, दोनों का इसमें इतिहास मिलता है। और जो 7, 8 है इसमें लाहौर वंश का इतिहास मिलता है। आगे इसी में बात करें, कल्हड़ की जो राष्ट्रंगणी थी इसमें जाति ब्राह्मण थी। हम कल्हड़ के बारे में बताएंगे जिसने राष्ट्रंगणी लिखी थी। कल्हड़ की जाति ब्राह्मण, पिता इनके चंपत थे जो हर्ष के मंत्री रहे हैं, और कल्हड़ आश्रित कवि हैं। ये हर्ष के आश्रित कवि, ये राजा हर्ष नहीं है, कश्मीर के हर्ष थे शासक। ये हर्ष दूसरे हैं, और वो हर्ष जो थे वो उत्तर भारत में थे, ये भी उत्तर भारत में थे, लेकिन ये कश्मीर के हैं। हर्ष को तुरुस कहा है इन्होंने, मंदिर तोड़ फोड़ लूट के कारण। इनके काल में इन 2 मंदिर थे, उनकी तोड़ फोड़ हुई थी और लूट भी हुई थी। 11 इतिहासकारों को लेख है इसमें राष्ट्रंगणी के बारे में जो कल्हड़ ने लिखी थी, उसका और भी हम विवरण देखेंगे यहाँ विस्तारपूर्ण। उनकी कमियों सहित आलोचना की है। अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक, ऐसी जानकारी मिलती है। प्रारंभिक धर्म जो था इनका शैव था, और श्रीनगर का संस्थापक की कहा गया है अशोक को। और इनका जो उत्तराधिकारी है उसे जालोक को कहा गया है, जो शैव समर्थक थे और बौद्ध के विरोधी थे। जालोक ने कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रसार किया था। कल्हड़ के अनुसार एकमात्र कनिष्क के बारे में कल्हड़ ने लिखा, मतलब उत्तर भारत का जो शासक था कनिष्क, उसके बारे में कल्हड़ ने लिखा है। और कनिष्क ने ही कनिष्कपुर बसाया, ऐसे भी बात इन्होंने लिखी है इसमें। और कुंडलों में 4थी बौद्ध संगीति करवाई थी, ये भी कल्हड़ ने लिखा है। राष्ट्रंगणी में 64 उपजाति का उल्लेख है और 36 राजपूत वंशों का उल्लेख है। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। खुई इंजीनियर का उल्लेख मिलता है राष्ट्रंगणी में। उसके बाद देखेंगे इसमें कुछ वंश। उत्पल वंशी जो अवंती वर्मन थे ना, उन्होंने झेलम के तट पर बांध बनवाया था, नहर का निर्माण करवाया था। और नरसिंह बालादित्य जो थे मिहिर कुल की पराजय, मिहिर का 1 वर्ष का कश्मीर पर शासन, मिहिर कुल की बात भी इसमें की गई है, विवरण दिया गया है। और मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताया गया, कश्मीर के 4था वंश था ये। मिहिर भोज की उपलब्धियां की बात की गई है, और कश्मीर में जो 4 वंश थे ना उनके भी बारे में बात की गई है। गोनंद, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। उसके बाद देखते हैं कि कल्हड़ ने नीलमत पुराण के साथ साथ 11 अन्य इतिहासकारों की रचनाओं का भी प्रयोग किया था इसमें राष्ट्रंगणी में। उसके बाद यहाँ तक हमारी राष्ट्रंगणी खत्म हो गई, कल्हड़ ने लिखी थी। उसके बाद हमारा नाट्य शास्त्र शुरू हो रहा है। ये प्रथम प्राचीन ग्रंथ है, भरत मुनि ने लिखा था। टीका अभिनव गुप्त ने लिखी थी इस पर।
उसके बाद देखते हैं हम भास। 13 नाटक लिखे हैं, मौर्योत्तर काल के हैं। 1919 में गणपति शास्त्री ने केरल से खोजा था इनको, आधुनिक काल में 1919 में इन्हें खोजा गया था। अन्य नाटक देखें हम भास के तो वह हैं सपन वासुदत्ता, प्रतिज्ञा योग, धारायण, बाल चरित्र, प्रतिमा नाटक, धूत घटोच, मध्यम योग, दरिद्र चारुदत्त। ये भास के प्रमुख नाटक हैं, ग्रंथ हैं, अन्य नाटक हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो है इनका नाटक वो है सोपन वासुदत्ता। उसके बाद देखते हैं हम गुप्त युगीन जो श्रेष्ठतम नाटककार थे वो थे कालिदास। और नाट के संबंध प्राचीन अभिलेखीय विवरण जो मिलता है हमें रामगढ़ से मिलता है। जो नाटक से संबंधित प्राचीन अभिलेख है उसका विवरण रामगढ़ से मिलता है। और प्रागैतिहासिक काल में देखें नाट्यशाला या नाटक का जो विवरण है वो हमें भीमबेटका गुफा है वहाँ से मिलता है। और सिंधुयुगीन नाट्यशाला देखें तो मोहनजोदड़ो में मिलती है। मौर्ययुगीन नाट्यशाला देखें तो रामगढ़, सीतागढ़ी, जोगीमारा गुहा संख्या 1 में मिलती है। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा में सुतनुका नामक देवदासी का भी विवरण मिलता है। मौर्ययुगीन जो ये रामगढ़ सीतामढ़ी गुहा संख्या नंबर 1 है जोगीमारा की। और देवदासी शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण भी है, जोगीमारा गुहा संख्या नंबर 1। उसके बाद देखते हैं मौर्योत्तर काल का नाट्यशाल हाथी गुम्फा अभिलेख नागार्जुन कोंडा और पुण्यभूमि में मिलते हैं मौर्योत्तर काल, अगर हम नाट्यशाला देखें तो। उसके अलावा तमिलनाडु के एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तमिलनाडु के दारासुरम मंदिर के में समस्त नाट्य शास्त्र की मुद्राओं का अंकन किया गया है। जितने भी नाट्य शास्त्र में मुद्राएं होती हैं उनका अंकन एक ही जगह हमें तमिलनाडु के दारासुरम मंदिर में मिलता है। उसके अलावा वास्तुशास्त्र शिल्प शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ है वो देखते हैं हम। परमार भोज सबसे पहले इन्होंने लिखी सम्रांगण सूत्रधार। उसके बाद चालुक्य सोमेश्वर थर्ड थे, चालुक्य वंश के शासक थे सोमेश्वर थर्ड, बहुत फेमस रहे अपनी कृतियों के लिए। मानसोल्लास लिखी इन्होंने, मानसार। अधिकांश चोल होयसल यादव काल के वास्तुशैली के प्रतिनिधित्व करती है इनकी जो शैली है। विष्णु धर्मेंद्र पुराण और भट्ट भुवन देव ये भी इनके भी प्रमाण मिलते हैं वास्तुशास्त्र से रिलेटेड। अप्रति प्रच्छा गुजरात में मिलता है। भोज की युक्ति कल्पत्रु है, विविध नाव का उल्लेख मिलता है इसमें निर्माण का। उसके अलावा ऋग्वेद में शिल्प शब्द का उल्लेख मिलता है वास्तुशास्त्र को, और उत्तर वैदिक ग्रंथों में कला शब्द का प्रयोग किया गया है वास्तुशास्त्र के लिए या शिल्प शास्त्र से संबंधित शिल्प शास्त्र को। अब हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वास्तुशास्त्र विश्वकर्मा 2 प्रकार के थे वास्तुशास्त्र, देवताओं का वास्तुकार, मैं जो था वो असुरों का वास्तुकार। ब्रह्म संप्रदाय है विश्वकर्मा का, इसमें विष्णु धर्मेंद्र पुराण है, सम्रांगण सूत्र है, बहुत सारी कृतियाँ आती हैं। इसके अलावा जो मैं है इसमें 2 संप्रदाय मिलते हैं, बुक मिलती है मैं शिल्प शतक, और विभिन्न श्रेणी सामंत राजाओं के आवास का वर्णन मिलता है। मतलब कि जो शिल्प वास्तुशास्त्र था 2 प्रकार का था। विश्वकर्मा तो देवताओं के वास्तुकार थे, 2 प्रकार के वास्तुकार मिले हैं, और जो मैं थे वो असुरों के वास्तुकार थे। उसके अलावा आधुनिक कलाविद में देखें तो जेम्स फर्ग्यूसन रहे हैं, उनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, और इसमें जो विषय था वो था बौद्ध, जैन, मुस्लिम श्रेणी में विभाजित किया गया है, तीनों श्रेणी में, बौद्ध, जैन और मुस्लिम। एक है E.B. हैवेल जो इनकी बुक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग 1908 की है। एक है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट 1911, एक है ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट 1922, और इनका जो विषय है बुक का वो है आध्यात्मिक अवधारणा। बहुत प्रमुख पुस्तकें रही हैं E.B. हैवेल की। इसके अलावा देखें हम श्रीलंका में आनंद कुमार स्वामी थे, 1927 में इन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, और इसका विषय था सर्वप्रथम सिद्धिक्या के बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण में देशज यक्ष यक्षिणी मूर्ति मुख्य प्रेरक शक्ति थी। जो आधुनिक जो लेखक हैं जैसे E.B. हैवेल है, आनंद कुमार है, इन्होंने जो बुक लिखी है एंशेंट हिस्ट्री पर, तो उसमें इनका विवरण दिया गया है, मतलब जो मुख्य विषय है उसके बारे में बात की है। इसके अलावा और भी है, एक अमेरिकन थी स्टेला क्रैमरिस, इनकी बुक भी काफ़ी फेमस है, हिंदू टेम्पल्स 1956 में लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा अगर हम देखें तो V.S. अग्रवाल ने सफलतापूर्वक सिद्ध किया था कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ था। इन्होंने भी जो ये V.S. अग्रवाल थे इन्होंने ये सिद्ध करा था कि बुद्ध की जो मूर्ति है ना उसका निर्माण पहली बार मथुरा में हुआ है।
ये हमें मुख्य मुख्य जानकारी मिलती हैं अलग अलग लेखकों से। उसके बाद देखेंगे हम व्याकरण ग्रंथ, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी थी टीका पतंजलि ने लिखी है, महाभाष्य जो है वो भर्तृहरि ने लिखा और 5वीं सदी में इस पर जो टीका लिखी गई थी उसका सातवाहन सवर्मन ने सूत्र संग्रह का तंत्र में किया था, इसका विवरण महाभाष्य का जो टीका है। उसके अलावा कश्मीर के जयद्वितीय ने और वामन ने काशिका नामक टीका लिखी है, और कात्यायन की जो वर्तिका है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की है, कात्यायन की वर्तिका। इसके अलावा है मुनित्रय। मुनित्रय किसको कहा गया? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मुनित्रय कहा गया है। मुनित्रय ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु थे मैंने सिर्फ वही लिखे हैं। वैसे तो अगर हम डिटेल में पढ़ें तो बहुत समय लगता है, लेकिन अगर हम रिवीजन के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अन्य ग्रंथ देखें तो जैन का उदयदेव का था जैनेन्द्र व्याकरण, गंगाराज ध्रुव नीति का शब्द अवतार था, अन्य ग्रंथ हैं। और प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो व्याकरण का है वो वररुचि का प्राकृतिक प्रकाश है। और प्राचीन तमिल व्याकरण में तोलाकप्पियम है जो तोलाकप्पियर ने लिखी थी, और दूसरी संगीति जो थी वहाँ पर सभा हुई थी, संगम सभा। चंद्र गोविंद का चंद्र व्याकरण स्वयं टीका भी लिखा गया है। इसके अलावा शब्दकोश देखें, शब्दकोश की बात करते हैं तो सर्वप्रथम प्रसिद्ध गुप्त युगीन अमर सिंह का अमरकोश बहुत प्रमुख है। इसके अलावा इसका अन्य नाम लिंगानुशासन भी दिया गया है, और इसका विषय था 12 प्रकार की भूमिका उल्लेख इसमें। और सबसे प्रसिद्ध टीका छोर स्वामी भट्ट की थी। जैन कथा कोश है एक, जैन कथा कोश जिनसेन ने लिखा, आदि पुराण गुणभद्र ने लिखा, उत्तर पुराण यादव प्रकाश ने वैजयंती, हलायुध ने अभिधान रत्नमाला लिखी थी। और 12वीं सदी में हेमचंद ने अभिधान चिंतामणि देश नाममाला शब्दकाल शब्दकोश थे, 12वीं शताब्दी के हेमचंद्र के ये कवि रहे थे। उसके अलावा है राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र विषय 1905 में समशास्त्री ने मैसूर से संग्रहालय से खोजा था, और 1909 में इसका अनुवाद करके इसको प्रकाशित किया गया था। और इसके जो विषय थे वो है सप्तांग सिद्धांत, सब सिद्धांत इसके विषय हैं, और राज्य की परिभाषा, नकद वेतन की इसमें बात की गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारा विवरण दिया गया है। कामंदक का नीतिसार है, इसमें विशेष देखें तो अर्थशास्त्र के आधार पर 7वीं शताब्दी में रचना, गुप्तोत्तर काल की है। इसका विषय था राजत्व सिद्धांत, राजा के कर्तव्य, राजा की भूमि कर वसूलने में दूध धोने वाली ग्वाले की तरह है, इस तरह का विवरण मिलता है कामंदक का नीतिसार में। और जो पंचतंत्र है विष्णु शर्मा ने लिखी थी इसको, इसमें विशेष है न्यायशास्त्र का नाम देकर राजनीतिक साहित्यिक लिखा गया इसमें। और इसका जो आधार है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, प्राचीन राजनीति से संबंधित ग्रंथों के उद्धरण भी इसमें हमें मिलते हैं, लेकिन जो आधार रहा है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक है लक्ष्मीधर पंडित, इनकी कृति कल्पतरु है, और इसका जो विषय है ग्राम विक्रय विधान है, लक्ष्मी को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया है इसमें। और उसके बाद है भोज, राजा भोज, युक्ति कल्पतरु परमार वंश के थे राजा भोज। इसका विषय है मुख्यतः राजनीतिक ग्रंथ है, परंतु वास्तुशास्त्र पर भी लेखन इसमें हमें मिलता है। शुक्राचार्य की शुक्र नीति है, इसका विषय है अर्थशास्त्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अर्थशास्त्र के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन और हिंदू विचारधारा का अंतिम ग्रंथ है, लेकिन ये हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, इसलिए अर्थशास्त्र का ज़्यादा महत्व है। अर्थशास्त्र से पहले भी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती थी अर्थशास्त्र से संबंधित, सामाजिक प्रशासनिक, लेकिन वो अधिकतर प्राप्त नहीं हुए हैं अच्छी दिशा में, मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पाए वो ग्रंथ। अर्थशास्त्र ऐसा बचा ग्रंथ है जो काफ़ी हमें पूर्ण तरीके से मिलता है, और इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। इसका विषय है मंत्री के वेतन, सप्तांग, नागरिक प्रशासन। जितने भी अभी तक हम देख रहे हैं राजनीतिक विषय से संबंधित जो पुस्तकें हैं, इनमें आधार किसी में आधार अर्थशास्त्र को बताया गया है, और किसी में अधिक ज़्यादातर तो है अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड है। इसके अलावा है हमारा सोमदेव सूरी का नीतिवाक्य मृत, 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके अलावा देवन भट्ट है राजनीतिक कांड, 13वीं शताब्दी के, सब राजनीतिक ग्रंथ हैं। चंडेश्वर का है राजनीतिक रत्नाकर, 1325 में लिखी। नीलकंठ का नीति मायुक है, और मित्र मिश्र का राजनीति प्रकाश है। रामचंद्र जो शिवाजी के मंत्री थे, आज्ञापत्र इन्होंने लिखा था ग्रंथ, वो मराठी में था। और फिर उसके बाद देखते हैं हम ज्योतिष ग्रंथ, वहाँ तक तो प्रशासनिक ग्रंथ थे हमारे, राजनयिक राजव्यवस्था से संबंधित। अब है ज्योतिष ग्रंथ। सर्वाधिक प्राचीन लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष है, सबसे पुराना है अगर ज्योतिष ग्रंथ देखें तो लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। अन्य ज्योतिष ग्रंथ इनके हैं गार्गी संहिता, यवन जातक,
व्रत संहिता, नारद संहिता। उसके अलावा है स्फूर्ति ध्वजा की संस्कृत, यौवन जातक में दशमलव पद्धति का प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्य का प्रमाण मिलता है हमें स्फूर्ति ध्वज की संस्कृत, ध्वजा की संस्कृत में। उसके बाद देखते हैं हम ऊपर ज्योतिषी, यहाँ गणित की पुस्तक है आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम है, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि, और इसके 4 भाग थे भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि के। एक है लीलावती जो पाठ्यगणित है, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलागणित। और फैजी ने, जो फैजी है अकबर कालीन एक कवि रहे हैं बहुत प्रमुख, उन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था मुगल काल में। अमोघवर्ष का दरबारी कवि महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा था। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण है, नोट करेंगे, बछाली पांडुलिपि 3 से 4वीं शताब्दी की है, जो गणित की सब संबंधित है और सबसे प्राचीन भी मानी जाती है। 1881 में पाकिस्तान के पेशावर से मिली है हमें। अब हम आएंगे आयुर्वेद की पुस्तक, अत्र संहिता मुनि अत्रेय ने लिखी थी। विशेष है इसमें मुनि अत्रेय का वही स्थान है जो यूनानी चिकित्सा में हिप्पोक्रेटस का स्थान है। उसके अलावा है रसरत्नाकर नागार्जुन ने लिखी थी। चरक संहिता चरक ने लिखी, काय चिकित्सा से संबंधित थी। और सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी, शल्य चिकित्सा थी। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह जो था ये वाघभट्ट का था, वाघभट्ट की कृति है। और इसमें वाघभट्ट के ग्रंथों को आयुर्वेद में बृहदत्रयी कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाघभट्ट के ग्रंथों को आयुर्वेद में बृहदत्रयी कहा गया। निघंटु ने धन्वंतरी लिखा है जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। शालिहोत्र जो है वो परमार भोज ने लिखी थी। उसका विषय है अश्व पालन पोषण और उसकी चिकित्सा। शालिहोत्र इसमें जो घोड़े हैं उनके पालन पोषण और उनकी चिकित्सा से संबंधित लिखा है। परमार भोज, राजा भोज जो बोलते हैं वही है। चरक पर टीका आयुर्वेद में दची के नाम से चक्रपाणि दत्त ने लिखी थी। और सुश्रुत पर भानुमति नाम से भी चक्रपाणि दत्त ने लिखी है। और चिकित्सा मृत जो है वो भिल्लड़ ने लिखी है। माधव निदान माधवकर ने 8वीं शताब्दी में, वृंद माधव वृंद ने लिखी है। और हस्तायुध पालकप्य विषय हाथी में रोग के निदान से रिलेटेड, पालकप्य हस्तायुध पालकप्य ने लिखी है। सार्गधारा संहिता अज्ञात लेखक है, इसका पता नहीं किस लेखक ने लिखी थी। उसके बाद देखें हम तमिल साहित्य। संगम साहित्य की तुलना होमर युगीन वीरगाथा काव्यों से की जाती है। और प्रमुख ग्रंथ है इत्तु थोकी जिसमें 8 भाग हैं, 2 प्रमुख हैं, पट्टिनेकल पट्टिनेनकिल कड़क्कुक, जो ये है ना कड़क्कुक, ये गीत है 18 गीत इसमें। और पत्तू पातू जो है ना ये इसमें 10 गीत मिलते हैं। और जो काव्य है उसकी 2 श्रेणियाँ मिलती है, अकम तो प्रेम से संबंधित है, पुरम युद्ध से संबंधित है। जो कुरल है, कुरल त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम में रखा जाता है इसे। तमिल साहित्य का बाइबल पंचमवेद लघुवेद भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुरल। बाइबल पंचमवेद लघुवेद कहा जाता है इसको तमिल साहित्य का। उसके बाद है शिल्पकाधिकारम, इसे इलांगवाडिगर ने लिखा था और इसको इलियड कहा गया है। मणिक मेखले शीतल सत्यनारायण ने लिखा, इसे ओडिसी कहा गया है। और दूसरी शताब्दी ईस्वी को तमिल साहित्य का अगस्टस युग कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में काव्य शैली कल्पक्कम, टूटू काव्य, ईश्वर प्रेम, उगला देवताओं के गीत कोवई, ये भी लिखे गए ग्रंथ हैं। जय गोरदार जो है कलिंग तुप्परणी ने लिखा है, कलिंग तुप्परणी जय गोरदार। विशेष चोल सम्राट क्लोथिंग फर्स्ट का विवरण मिलता है कलिंग जय गोरदार में। शोकलियार लिखी है पेरियम पुराणम, शोकलियार ने पेरिय पुराणम लिखी है। बुद्धमित्र ने वीर शोलियम लिखी है। और इसमें विशेष है चोलवीर राजेंद्र की उपलब्धियाँ। ये जो है ना बुद्धमित्र का वीर शोलियम, ये व्याकरण ग्रंथ है। उसके अलावा है ओटट कूटन, विक्रम चोल कुलोतुंग थर्ड राजराज सेकंड की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें 3 अलग अलग ग्रंथों में किया गया है ओटट कूटन में। उसके बाद देखेंगे हम पाषाण काल। पाषाण काल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पाषाण काल। आज हम इतना ही देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।